दुनिया में कितना दम है? आप में पानी कम है या आप में भी दम है? देखते हैं इस हिंदी की संपूर्ण श्रृंखला में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव और लेकर के आया हूं क्या, हिंदी की ये संपूर्ण श्रृंखलाएं जो कि अब क्रमवार चलने वाली हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हिंदी का एक वीडियो देते जाऊंगा जिससे कि आपका जेल वर्ड और साथ में यूपी प्लस सी IAS के सी सेट में भी आती है हिंदी, लेकिन ऐसी हिंदी नहीं पढ़ाने वाला जिससे कि आपको फैक्ट्स रटाया जाए ना, उसमें आपका लॉस है। इसमें क्या है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा जिसमें आपकी एक समझ विकसित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी हमारे चैनल पर एक मिनान से। बस बने रहिएगा लास्ट तक, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आएगा और जब पूरा पढ़ लेंगे तब कहेंगे कि हाँ, एक बेस लेवल तैयार हो रहा है जिससे आप कभी नहीं भूल सकते। तो इस सेशन को जितना से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। निराश हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सेशन बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको इस संपूर्ण श्रृंखला देने के लिए हम तत्पर तैयार रहें। अगर आप शेयर करते हैं तो हम ऊर्जावान हो जाते हैं और ऊर्जावान होने से हम इससे भी अत्यधिक प्रयास करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको अच्छा ज्ञान दे सकें और आप भी एग्जाम में बैठ जाएं तो आपको फटाफट वही चीजें याद आती जाए। इसलिए इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का धर्म ये बनता है कि जब आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। साथ में लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता, एक अंगूठा ही दबाना है। तो ठीक है, तो बने रहिए और इस हिंदी का संपूर्ण मजा लीजिए कि हिंदी को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिंदी के 2 वीडियोस डले हैं जो कि वर्णमाला में है। वर्णमाला के आधार पर जो मैं बताया उसमें, तो वर्णमाला में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको कवरेज किया गया है, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, अब जो एक बनाया है शब्द रचना, शब्द रचना का मतलब होता है आधी हिंदी कवर हो जाना। शब्द रचना, वर्ड रचना, ये ग्रामर का एक बहुत बड़ा भाग। तो आज जो है हम शब्द रचना का पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो शब्द रचना का मतलब होता है शब्द की रचना करना। मतलब कोई भी शब्द हो, जैसे खाना, पीना, जीना, ये सब शब्द ही तो हैं। और जी और फिर ना, अलग अलग जो अक्षर हैं इनको मिलाकर के एक शब्द बनता है, सिंपल सी बात। तो शब्द की रचना जब होती है, हमारे राइटरों ने, हमारे लेखकों ने ग्रामर का जब विस्तार किया, किस प्रकार से किया, शब्द की कैसी प्रकार से रचना की, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो शब्द का निर्माण किन किन प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम शब्दों को समझते हैं, इसमें बताया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जितने भी लेखक लोग वगैरह रहे, तो ग्रामर को कितनी भाषाओं में मतलब कि व्यंग्य किया है। अगर आप इंग्लिश से अगर इसकी तुलना करें तो बहुत भिन्न है। इंग्लिश एक सरल भाषा है, अगर मैं कह दूं बहुत सरल है, लेकिन हिंदी को समझ पाना साधारण बात नहीं है। हिंदी साधारणतः लोग बोल तो लेते हैं लेकिन शुद्ध हिंदी कभी नहीं बोलते। कहता हूँ आज भी अगर मैं कह दूं कि हिंदी में कुछ भावनाएं बिगड़ी होती हैं, भावनाओं से ही समझा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, अगर मैं आपको कह दूं ओ भाई कहाँ जा रहे हो, इतना सिंपल से बोला, लेकिन इसी को अगर मैं आवाज तेज करके बोल दूं अरे भाई, तो वो मतलब दूसरा हो जाता है कि कुछ बेकार गई रहा है ना, कुछ मतलब कि ऐसी बात बोली जिससे आपको क्रोध आ सकता है। या फिर कह दूं ए कितना, ए जैसे ए जी कितना सिंपल, ए जी वही में लगा दूं ए जी, तो क्या हो जाएगा, गुस्सा और नम्रता दोनों का मतलब सिर्फ आवाज को ऊंचा नीचा करने में है ना, लेकिन शब्द तो ए जी है ना, लेकिन देखो कितना अंतर डाल देता। तो कहीं ना कहीं भावनाओं से भी इसकी तुलना की जाती है। भावनाएं अगर इसमें हिंदी में नहीं होगी तो कुल मिलाकर के ये सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आपकी भावना मेरी तरफ भी कर लो, कुल मिलाकर शेयर करते जाओ और भावनाएं मेरी तरफ करोगे, मैं अपनी भावनाएं से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना। शब्द रचना का अर्थ होता है वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। मैंने बताया वर्ण के मिलाप को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आगे देखिए, ये देखिए 2 भागों में विभक्त होता है। 2 भाग जो होते हैं तो उनमें विभक्त किया जाता है। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक क्या होता है, सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस से उनको लगाया जाए तो एक बहुत सटीक शब्द निकलता है। निरर्थक का मतलब उल्टे सीधे लगा दिए जाए, उल्टे मतलब कि कहीं का पांव कहीं की पूंछ जोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें यही होगा ना,
कि पता नहीं क्या शब्द निकल रहा है। सार्थक का मतलब जैसे का कबूतर वाला, ला लाटू वाला, और माँ क्या हो मछली वाला। इस तीनों को अगर एक मिला दिया जाता है तो कलम बन जाती है। तो कलम का अर्थ तो है, आप जानते भी होंगे कलम क्या है, लिखने वाली कलम। ये है देखिए, तो अलग अलग अक्षरों को मिला करके एक सार्थक तरीके से मिलाया गया तो क्या बन गई, कलम बन गई। तो ये ऐसा बनता है। इसी प्रकार से उसको सार्थक में व्यक्त करते हैं। निरर्थक का कोई अर्थ ही नहीं है, क्या मतलब होता है उसको मिलाप करना कोई अर्थ करने के लिए, है कि नहीं। लड्डू गोपाल है वो तो निरर्थक ये रहा, सार्थक ये रहा। अब देखिए ये देखिए इसमें जो है सार्थक के कितने भेद आते हैं, 5 भेद आते हैं। 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे और 5 भेदों से हम किसकी रचना करने वाले हैं, शब्द की। तो पहला भेद जो होता है तो रचना के आधार पर, मतलब कि शब्द की रचना किस प्रकार से की गई है, लेखकों के द्वारा रचना की गई है, बनाई गई है, ये इसका मतलब है। रचना के आधार पर अगर हम किसी शब्द की बनाते हैं तो देखना कैसे होता है। रचना के आधार पर 3 रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको शब्द की रचना कर सकते हैं। जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। ये जो रूढ़ होता है तो रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो कि विभाजित नहीं होते, और अगर वो विभाजित हो गए उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैं कलम को ही ले लूं, कलम अगर मैं उनको विभाजित कर दूं, का को अलग कर दूं, अब वो लम अलग कर दूं, लम बताइए कोई अर्थ है, नहीं है। का एक मतलब कि क्या है, एक अक्षर है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाता है तो एक अर्थ निकलता है। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, सिर्फ ये अक्षर रह जाते हैं, है कि नहीं। यही चीज है। तो अब देखिए यौगिक क्या होता है। यौगिक जो होता है, अब देखो रचना से बन रही है, ऐसी रचना होती है अगर मिलाकर के बनाया जाए। अब ये यौगिक होता है कि अगर इनको कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको मिलाकर बनाया जाता है, अगर इनको तोड़ दिया जाए तो भी इनका एक अर्थ निकलता है कि नहीं। यौगिक का मतलब होता है योग, योग मतलब जोड़ करके कोई शब्द बनाया जाता है। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार क्या है, घोड़ा अलग हो गया और सवार अलग हो गया। सवार मतलब सवारी करने वाला, और घोड़ा का मतलब आप तो जानते हैं एक जानवर है। तो इन दोनों को मिला दिया गया तो घुड़सवार, तो मतलब ये कौन हो गया, सेनापति बन गया कुल मिलाकर के। तो ये चीज क्या बन गई, यौगिक में बन जाता है। यौगिक शब्द में क्या आते हैं, घुड़सवार, और भी मिक्सर करते जाएंगे जो जो शब्द मैं आगे एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा, और अलग अलग क्लासें लूंगा सबकी, तो उसमें पूरी तरह के एग्जाम्पल तौर पर चलते हैं। जो जो शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। आगे देखिए ये एग्जाम्पल उसमें आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपीपी में तो बहुत पूछा गया है ये चीज। योग रूढ़ कैसे कहते हैं, रूढ़ और योग रूढ़ दोनों देखिए दिए हैं, यौगिक का योग और रूढ़ का रूढ़। ये दोनों से मिलकर बना शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। कैसे कहते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि दोनों से मिलकर के एक तीसरे शब्द का निर्माण होता है, जिसकी हम क्या कहते हैं, अनन्य, जाने कितने मतलब की अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे योग है, योग का मतलब जैसे कोई ऐसा शब्द जिसको मतलब कि 2 भागों में बांटा जा सके। रूढ़ का मतलब जिनको बांटा ना जा सके, ऐसे दोनों शब्द मिलाए जाएंगे। जैसे दशानन, दशा का मतलब 10, नन का मतलब सिर, आनंद मतलब 10 आनंद मतलब सिर, और 10 से दोनों का एक अलग अलग अर्थ है। 10 का मतलब 10 होता है, आप तो जानते हैं इंग्लिश में, और फिर आनंद का मतलब सिर, दोनों को मिला दिया दशानन। लेकिन दशानन अगर किसको कहा जाता है, एक रावण को कहा जाता है। ये तीसरा शब्द किसका निकला, रावण का निकला। कुल मिलाकर पर्यायवाची में जाकर पहुंचा, है कि नहीं। यही चीज होती है कि ऐसे शब्द मिला करके बनाए जाए जैसे तीसरा अर्थ झलके, तो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। आप समझ में आया, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए जैसे त्रिलोकी, 3 लोक का स्वामी त्रिलोकी कौन है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को त्रिलोकी तो कहा करते हैं। तीनों लोकों का कौन है, स्वामी। स्वामी मतलब कि आप भूपति कह दो या फिर राजा कह दो, तो त्रिलोकी वही हो गया। आगे गजानन, गजानन तो हाथी को कहते हैं, है कि नहीं, ये तो आपको पता होगा। आगे देखो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कैसे हुई शब्द की, इसका मतलब ये बताता है। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ते हैं, देखिए हमारे भारत में कुछ यहाँ विद्यमान थे ऐसे शब्द, कुछ विदेश से भी आ गए। ऐसे शब्दों की हम बातें करेंगे किसमें, उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर। मतलब जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ या विदेश में हुआ, तो मैं बताता हूँ। देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितना सिंपल से बता रहा हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तब किस क्षेत्र के मतलब आता है, कहाँ से जुड़ा है, तो लिंक देख लीजिए कि ये शब्द रचना के अंतर्गत सब कुछ आता है। आप बात समझिए। अगर ये वीडियो आपने अभी नहीं देखा, बाद के देखने के लिए अगर फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े, कभी मैं क्लास लूंगा
देशज विदेशज संकर तत्वों की अलग से मतलब क्लास लूंगा, तो आपको जरूरत पड़ेगी, जरूरत वहां से पड़ेगी, लौट करके इसको ही देखेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से बेस लेवल मजबूत होता है। जब आपके यहाँ से बुनियाद सही होगी तब मकान आपका खड़ा हो पाएगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बेस पूरी तरीके से चढ़ जाएगा। तो ठीक है, तत्सम के बारे में बताते हैं। तत्सम कौन शब्द होते हैं कि तत्सम जो शब्द होते हैं तो अपने देश में ही ऐसे मतलब कि शब्द निकल कर आते हैं जिनका हम पूरा प्राचीन समय में उनका नाम लेते रहे, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि पहले के लोग ना, आज भी अगर देखा जाए तो तत्सम शब्दों का प्रयोग दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा होता है। दक्षिण भारत का मतलब है कि नीचे संस्कृत ज्यादा बोली जाती है, और वहाँ की तेलुगु भाषा और मलयालम वो तो अलग हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग आज वहाँ किया जाता है, वड़क्कम सड़क्कम करते रहते हैं। ऐसे ही मतलब कि जितने भी संस्कृत से निकले हुए शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। देखिए जैसे कि अमृत, अमृत एक तत्सम है, तो पढ़ते भी होंगे, फिलहाल जो नए हैं तो उनको देख लें कि तत्सम कहने कहते हैं। आम को आम्र कहते हैं ना, तो आम्र क्या है, तत्सम है। नित्य, पक्ष, अब इनका अगर सीधा बिगड़ा हुआ शब्द कह दूं तो दूसरा एक तुरंत पहलू आता तद्भव। तद्भव जो होता है तत्सम का उल्टा होता है सीधा, मतलब कि तत्सम का बिगड़ा हुआ शब्द, मतलब संस्कृत का तो ही होता है वो भी, लेकिन थोड़ा बिगड़ा होता है। जैसे अमृत का अमी कहते हैं, किसे, तद्भव को ही कहते हैं। आम्र, आम्र, आम्र एक तत्सम है, तो आम क्या है, एक तद्भव, जो कि आज के युग में हम प्रयोग करते हैं आम। ऐसे नित्य का क्या होता है, नित्य। पक्ष क्या है, पक्ष का होता है पंख, पंख जो होता है ना चिड़िया वाले पंख होते हैं उसका ये। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे के मतलब भाई तो है लेकिन विपक्षी हैं। ठीक है, तो तद्भव तत्सम एक हम पूरी तरीके से आपको हम देंगे एक क्लास, इसकी एक उदाहरणों की क्लास और ट्रिक्स भी बताएंगे कि इनको किस प्रकार से समझा जा सकता है। वैसे समझने के लिए ये बहुत सत्य है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाए, जहाँ रका रका लगाई जाती है, वो तत्सम शब्द ही होते हैं, मतलब कि संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, अब देशज शब्दों में आते हैं। देशज क्या है, देश में ही जन्मे ऐसे शब्द जो जिनका जन्म देश में हुआ। क्या ऐसे शब्द आप यूज करते हैं आज भी कि जिसमें आपको लगे कि नहीं अपने देश का ही है? जैसे कि आपने लुटिया नाम सुना है, लुटिया, लुटिया क्या है, लुटिया एक अपने देश का ही शब्द है जो कि आज भी हम यूज कर लेते हैं गांव क्षेत्रों में, लुटिया लोटा, है कि नहीं। अब आगे देखो, जैसे मेहरारू, मेहरारू क्या है, मतलब कि वाइफ, जिसको कहते हैं पत्नी। पत्नी ये फारसी वगैरह में आ गया, वाइफ इंग्लिश में आ गया, लेकिन मेहरारू अपने देसी भाषा है, इसलिए अपनी मतलब वाइफ को मेहरारू कहा करो। अब मेहरारू कहाँ कहा जाता है, बिहार क्षेत्र में बोला जाता है मेहरारू। अधिकतर आपने गाने भी सुने होंगे, जैसे एक पति का मैं बता दूं, पति को भरतार कहा जाता है, भरतार, है ना। तो ये भोजपुरी भाषा में यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो स्टैंडर्ड है भाई, नहीं करना, वाइफ ने हस्बैंड बोलेंगे, है कि नहीं, हस्बैंड तो इंग्लिश शब्द है। तो ये क्या है, कुल मिला के देशज शब्दों के बीच में आता है लोटा, मेहरारू, भरतार, ये सब देशज शब्द हैं, यहीं पर भारत में जन्मे हुए उनका। अब देखिए विदेशज शब्द किसे कहते हैं, जो विदेश से आकर के हमारे आए। जब हमारे भारत में अनेक आक्रमण हुए, अरबी आक्रमण हुए, तुर्की आक्रमण हुए, और अंग्रेजों ने आक्रमण किया, पुर्तगालियों ने आक्रमण किया, कितने लोगों ने आक्रमण किया, फारस के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया यहीं रहे, यहीं रह करके कुछ दिन अपना समय बिताया, अब कुछ लोग यहीं पर मतलब कि जन्म हुआ उनके बच्चों का और यहीं पर रह गए। तो कुल मिलाकर उनके अपने तो आ गए, लेकिन कुछ अपनी शब्द शैली भी ले आए। अब वो हम यहाँ लोटा लोटिया बोलते हैं, कोई गढ़ी बोल रहा है कि नहीं, कोई गिलास बोल रहा है। तो मतलब ये अलग अलग रूप से अपने, मान लो कि एक ही तो है, मान लो गिलास है, ये एक गिलास है, तो हम इसको क्या कहते हैं, गढ़ी बोल दिए या फिर लोटा बोल दिए, तो उनकी नजरों में गिलास है। तो ऐसे शब्द फेर में दोनों मिक्सचर होती गई अपनी भाषा, इसलिए विदेशी शब्द यहाँ पर आ गए। रोटी, रोटी को इस जैसे देखा जाए रोटी होती खाने वाली, रोटी हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी शब्द अगर देखा जाए तो चपाती है, चपाती हम उसे कहा करते हैं, है कि नहीं। तो मतलब यही आता है कि विदेशी शब्द हमारे यहाँ काफी तरीके से फैल चुकी है और यहाँ पर विदेशी शब्दों का बोलबाला है। अब देखिए विदेशी शब्द जैसे अब साइकिल आपने सुना होगा, साइकिल एक विदेशी शब्द है। कुर्सी ये फारसी शब्द है विदेशी। किशमिश, काजू, ये सब अरब देश के, तो काजू पुर्तगाल का है। तो कुल मिलाकर के एक विदेशी शब्द हमारे यहाँ आ गए कुछ, आज भी हम उनका यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं अपनी शब्द शैली में। ठीक है, अब देखिए संकर शब्द क्या है। असल में अगर मैं देख दूं तो ये उत्पत्ति के आधार पर 4 ही माने जाते हैं, सिर्फ 4। लेकिन कुछ मतलब कि राइटर रहे, आज भी मतलब शोध करता रहे, उन्होंने ऐसे शब्द आज चलन में देखा जिन्होंने उनके कानों में पड़ गया। जैसे कि जैसे ये रहा रेलगाड़ी, रेल बना दी, हमारे शब्दों में गाड़ी तो चलती चलती गई थी।
है कि नहीं। तो क्या कर दिया कि सोचा ये रेलगाड़ी ये कैसा शब्द है, तो उन्होंने शोध किया कि नहीं एक अलग इसका फोल्डर बनाया जाए, उसमें संकर शब्द जोड़ा जाए। संकर का मतलब ही होता है मिक्सचर, मिक्सचर शब्द। तो संकर शब्द जोड़ दिया गया, तो वो हमेशा होते हैं देशज और विदेशज, मतलब देश की भाषा और कुछ अपनी विदेश की भाषा, दोनों भाषाओं को मिला करके जो बनाया जाता है वो होता है अपना संकर शब्द। तो संकर शब्द कौन कौन होगा, रेलगाड़ी, सिनेमा घर, सिनेमा क्या है एक मतलब फारसी शब्द है, घर अपना घर, आलय जिसे कहते हैं, सिनेमा आलय ये भी बोल देते हैं, किताब घर है कि नहीं, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया। तो संकर शब्द मिक्सचर होते हैं दोनों को मिलाकर के। देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके, इसके आधार पर हम एक अलग अलग वीडियो देंगे जिनके उदाहरण होंगे और उनको ट्रिक्स भी बताएंगे किस प्रकार से करना है, जिससे फटाफट आप यूटीपी एसआई किसी में भी फर्स्ट मतलब हिंदी को सॉल्व कर दें। अर्थ के आधार पर देखिए कैसे होता है, अर्थ चेंजमेंट हुआ करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आपको मैं बोल दूं ओह ओए इतने कर रफ्तार से बोल दूं तो बड़े सुनो लगे कोई बुला रहा है, कहते ओए, कहेगा नहीं यार ये ओए नहीं कह रहा है, हमको दबका रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अर्थ बदलते रहते हैं, लेकिन निकला तो ओए है। ओए में ओए से के कौन कौन से शब्द हम चेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम पर्यायवाची है इसके अंतर्गत अर्थ के आधार पर आता है। तो पर्यायवाची जो होता है तो आप तो जानते ही होंगे कि पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के अनेक नाम, जैसे कि अर्जुन के धनंजय और क्या क्या धनुषधारी और भी सारे हैं 10 ठो नाम है उसके। तो कुल मिलाकर के ये जो है तो 10 नाम जैसे लिख करके आ जाते हैं तो पर्यायवाची में आते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति विशेष के लिए होता है, या फिर भैंस वैंस या फिर ये कह दिया पेड़ पौधों की पर्यायवाची भी होती है ना। तो इस समय एक ही मतलब की वस्तु की अनेक पर्यायवाची अनेक शब्द होते हैं, उसे पर्यायवाची कहते हैं। इसका भी एक अलग वीडियो मिलेगा। विलोम शब्द को कहते हैं कि सीधा उल्टा, मतलब आप अगर सीधे चलेंगे तो मैं इसके विपरीत जाऊंगा, इसको कहते हैं विलोम शब्द। विलोमानुपात अगर मैथ में पढ़ते हैं ना तो वही है विलोम। तो ये विलोम का मतलब होता है अगर मैं कह दूं कि रात, तो रात का भाई क्या हो सकता है, दिन हो सकता है, तो ये विलोम है। ऐसे कह दूं मैं जैसे कह दिया विलोम अनेक प्रकार के विलोम है, जैसे दिन रात और भी है, मेरे नहीं आ रही बहुत ज्यादा है विलोम। अब जैसे कह दिया जाए कि समान उच्चारित इसी के अंतर्गत आता है। तो समान उच्चारित का मतलब होता है कि एक ही शब्द के बोलने में बिल्कुल सेम उच्चारण निकलना चाहिए। उच्चारण में हमारे मुख से समान ध्वनि निकलती है, लेकिन उनका भी अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अब मैं आपके सामने दिखा दूं, अक्षी और अच्छी, इन दोनों का मतलब आंख होता है, एक का मतलब आंख होता है, एक अक्षी का मतलब तो ठीक है चक्षु जिसे कहते हैं, ये अक्षी मतलब आंख हो गया, एक अच्छी ये मक्खी का नाम होता है। तो कुल मिलाकर दोनों एक ही शब्द उच्चारण में एक ही मतलब की मुखवाणी आती है, बशर्ते इनका जो अर्थ नहीं होता है अलग अलग होता है कि नहीं होता, लेकिन ध्वनि ऐसा लगेगा नहीं भाई एक ही शब्द निकाल रहा है और कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, लेकिन लिखने की शैली में थोड़ा फर्क है। छतरी वाला अच्छा है तो इच्छा अच्छा लगा है ना, अलग अलग। ऐसे जैसे अंश और अंश, तो देखिए अंश में ये सरलता वाला है, मतलब ये सरलता वाला, ये सिंपल सा है ना। तो ये इन दोनों सा में सिर्फ अंतर है। अगर ध्वनि अगर निकाली जाएंगी तो अंश बताओ इसमें क्यों सा अंतर तुम्हें समझ में आया, कुछ तो नहीं समझ में आया, लग तो रहा है वही चीज है, लेकिन है ये एक अंश क्या है, एक छोटे से बूंद की बात कर रहा है, एक अंश छोटा, एक शरीर का एक अलग भाग वो अलग हो गया भाग, इन दोनों के अलग अलग अंतर होते हैं, मतलब होता है एक अंश बूंद वाला अंश एक हो जाता शरीर का अलग भाग अंश, समझे बात को, ये चीज होती है। तो कुल मिला के समान उच्चारित कहते हैं, उच्चारण की दृष्टि समान निकलते हैं, लेकिन होता अर्थ इनका अलग अलग है। अब देखिए अनेक अर्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ, कुल मिलाकर के पर्यायवाची का एक भाई है, सेम भाई है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कैसा अंतर है कि एक ही शब्द के कई मतलब वस्तुओं के नाम भी आ जाते हैं, जैसे कि जैसे सारंग है, सारंग सांप को भी कहा जाता है और पक्षी को भी कहा जाता है, हाथी को भी कहा जाता है। सारंग मतलब कितने लोगों को सारंग कहा जाता है, द्विज मतलब पक्षी को भी कहा जाता है और हाथी को भी कहा जाता है। और मतलब यही चीज हमारे लिखा, जैसे देखिए पक्षी है इसको भाई सारंग भी बोल देंगे, हाथी भी बोल देंगे, अंडज भी बोल देंगे। अब मतलब पक्षी अलग हो गया, अंडज और द्विज, ये कुल मिलाकर के एक दूसरे चिपके रहते हैं
किसी को भी निकाल, लेकिन बड़ा सटीक होता है, इनको छांटना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि भाई एक शब्द के कई मतलब वस्तुओं का एक शब्द होता है, एक शब्द के कई वस्तुएं होती हैं, बड़ा डिफरेंस है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, बशर्ते जब इसकी फुल क्लास लेंगे तब उसमें बताएंगे कि इसको छांटने की ट्रिक्स क्या है, नहीं तो वैसे कंफ्यूज रहेंगे, आप नहीं साधारणता कर निकाल सकते। आगे देखिए, आगे ये होता है कि चौथे नंबर पे आते हैं, काव्य शास्त्र के आधार पर हम शब्द को व्याख्यान करते हैं। काव्य शास्त्र के आधार पर आपने देखा है, इंग्लिश में देखते होंगे, डिग्री पढ़े होंगे, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ऐसे ही ये काम है। जैसे कि बता दूं कि पहला हुआ है जैसे कि शब्द का अभिधा रूप, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का अभिधा रूप का मतलब होता है सरल रूप, मतलब बड़ा सरल सिंपल रूप। जैसे मैं कह दूं मोहन खाना खाता है, मोहन घर जाता है, मोहन ने या रामू ने खाना खाया, ये क्या है, एक सिंपल सा, इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं, इसलिए इसको अभिधा रूप कहा गया। कोई विधा नहीं है, मतलब कोई विधान नहीं है, कोई मतलब कि अड़चन नहीं है, ठीक है, ऐसे सीधा अभिधा रूप बोला गया है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, बाबू अच्छा खाना बनाता है, तो इसमें कोई न तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, न उसमें अफर्मेटिव, मतलब कि न तो वो एक्सक्लेमेटिव, कोई ऐसा कोई शब्द ही नहीं निकाला, सीधा 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 है। लेकिन दूसरा आता है शब्द का लक्षण रूप, शब्द का लक्षण रूप में कुछ उसमें लक्षण होंगे। कैसे लक्षण होंगे? तुलनात्मक, तुलना करेगा, किससे करेगा, क्या पता उसी से कर दे, कैसे कर दे, या फिर देश से कर दे, कुछ उसकी विशेषता होगी, विशेषता मतलब कुछ व्यक्ति विशेष में वो होगा, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, पुराना बेकार तो इसमें आ जाता है, शब्द का व्यंजना रूप में आ जाता है। तो देखिए लक्षण रूप में क्या होता है कि तुलना का शब्द निकलता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, बाबू खाना बनाने में भारत रत्न है, मतलब बाबू जो है खाना बनाने में भारत का रत्न है। तो इसका मतलब है कि भारत रत्न किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने वाला, अच्छा या भारत का सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से उच्च सोच रखने वाला और बहुत अच्छा होता है, तो उसकी तुलना, बाबू की तुलना ऐसे व्यक्ति से करा दी जो बहुत अच्छा है कि नहीं, हर क्षेत्र में सोच सकता, समझ सकता है कि, या तो फिर कहते हैं बाबू नेपोलियन, मतलब नेपोलियन की तरह है, तो नेपोलियन की तुलना बाबू से करा दी, तो कोई तुलना करा रहा है ना, मतलब नेपोलियन से, भारत रत्न से, तो मतलब इनकी तुलनात्मक बातें होंगी, तुलनात्मक बातें आएंगी, तो वहां क्या होगा, शब्द का लक्षण रूप आएगा। अगर ये जब शब्द आ जाते हैं ना पूछने के लिए कि बाबू खाना बनाने में भारत रत्न है, तो पूछ लेता है इसमें कौन सा शब्द का भेद है, अभिधा रूप है या फिर लक्षण रूप है या व्यंजना रूप है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको टिक करना होगा। जब तुलना वाली बात आ जाए तो क्या करेंगे आप कि इसमें लगाएंगे लक्षण रूप में। अब देखिए शब्द का व्यंजना रूप किसे कहते हैं? व्यंजना रूप का मतलब होता है व्यंग, व्यंग कसने का मतलब होता है उस पे टिंच मारना या फिर बातें ऐसी मानना जिससे उसको खराब लग जाए, इसको कहते हैं व्यंग कर रहा है, हमारी बातों में व्यंग कर रहा है, बड़ा दुष्ट प्राणी है, मतलब यही चीज है। ये होता है कि तुलना में गिरावट, तुलना में गिरावट का मतलब होता है कि उसको इतना भयंकर तरीके से कह देना, ये कह देना कि ये हरामी है तो सब लोग कितना खराब लगेगा, उसको लगेगा यार लोग मुझे क्या कहते हैं, यहाँ अंधेर है, यही चीज है। जैसे मैं कह दूं कि बाबू, बाबू क्या है, बाबू का जैसे ये लिखा है विकास दुबे देशद्रोही है। देशद्रोही का मतलब जानते हैं कि देशद्रोह करने वाला जो व्यक्ति होता है तो वो भारत में नहीं रह सकता, ऐसा का मतलब है कि वो एक समाज की दृष्टि से वो यहाँ नहीं रह सकता, सामाजिक प्राणी है ही नहीं, तभी तो देशद्रोही है। कुछ ऐसे कार्य करते होंगे देशद्रोही जिससे सामाजिक लायक नहीं रह जाते, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की संज्ञा दे दी गई उसको, जिसमें उसको शर्म आनी चाहिए, समाज में नहीं भी रह सकते, हम जानवर से भी बदतर हैं, ऐसे व्यक्ति का सीधा उसको बोल दिया गया। तो क्या है, कह दिया कि विकास दुबे, विकास दुबे तो आप जानते होंगे, अभी एक वांटेड क्रिमिनल है जो कि अभी मारा गया था, बड़ी जबरदस्ती से मार दिया सरकार ने। तो विकास दुबे की तुलना हमने देशद्रोही से करा दी, तो देशद्रोही का हाल तो आप जानते होंगे कि देशद्रोही होते कौन है, मतलब कि समाज की दृष्टि से नहीं रह सकते, कानूनों की दृष्टि से नहीं रह सकते, कानून पकड़ उनको देश से बाहर दे देगी, फिर फांसी में लटका देगी। तो मतलब क्या, विकास दुबे देशद्रोही है, तो उसको क्या लगा, विकास दुबे अगर मान लो जब जिंदा होता तो कितना ये सोचता कि यार लोग मुझे क्या कहते हैं, खराब लगता ना उसको। हाँ, खराब लगने का कारण क्या होता है, ये व्यंजना रूप निकल के आता है, लोग उसके ऊपर व्यंग कस रहे हैं, मतलब टेंच मार रहे हैं, है ना, ताने मार रहे हैं, वही चीज कहते हैं। अब देखिए
पांचवा हम है, जो कि सबसे बड़ा फोल्डर आता है। इससे हमारी बहुत सारी हिंदी कवरेज हो जाती है। ये पांचवें रूप में हम बहुत ज्यादा समय भी लेंगे जब पढ़ेंगे। देखिए, प्रयोग एवं विकार के आधार पर। विकार का मतलब ये होता है कि उन शब्दों से कुछ ऐसा निकल के आए या फिर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज किया जा सके, या फिर उनसे मतलब नपुंसकलिंग में चेंज किया जा सकते है ना। तो ये विकार होते हैं, उनमें कुछ आ ई उ ए का अंतर निकल के आएगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ। विकार के आधार पर क्या होती है, दो प्रकार से होता है विकार या प्रयोग के आधार पर। जैसे कि ये हो गया विकार के आधार पर हम चार भागों में बांटते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा को तो आप समझते होंगे, घर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम को आप जानते होंगे, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले मतलब शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आशीष घर जाता है, ये क्या हो गई, आशीष एक संज्ञा हो गई। लेकिन आशीष नहीं, बल्कि अगर कोई इंगित करके मुझे बोले कि वह घर जाता है, तो आशीष की जगह वह का प्रयोग किया गया, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इनका भी अंतर मैं आगे बताऊंगा। आगे देखिए विशेषण। विशेषण इसी विकार विकारी शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो चीज होते हैं जो कि किसी संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए। और आपको न समझ में आया होगा कि ये चीज क्या हो गया। देखिए, अगर मैं कह दूं कि आप जॉब में हो गए, तो कह दिया जाए कि मोहन सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी करता है तो उसकी विशेषता क्या है? सरकारी नौकरी करता है, तभी लोग उसका सम्मान करते हैं, तभी लोग उसको आदर समेत लेते हैं। सरकारी नौकरी क्या है, उसकी विशेषता है। ये चीज बता दी मैंने कि विशेषण यहाँ लगता है। क्रिया क्या होती है? देखिए भाई, क्रिया देखिए इंग्लिश भी इसी वर्ब एडजेक्टिव ये जो होते हैं तो इसी हिसाब से चलते हैं। आपको अगर हिंदी पकड़ में आ गई तो इंग्लिश की ग्रामर बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे, बहुत तेज पकड़ेंगे, क्योंकि बस उसका इंग्लिश ही है, बाकी भावनाएं तो इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्रिया क्या है? क्रिया जो होती है तो हमसे काम करवाती है। क्या करवाती है? काम। हम के कुछ करेंगे, करने का फल जो होता है तो क्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, क्रिया कसम वाली क्रिया नहीं। हिंदी में ये ना सोच मत लेना कि क्रिया है, हम कसम क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया अलग है। हिंदी है भाई, गड़बड़ मत जाना, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ये क्रिया कार्य के लिए, कार्य जब व्यक्ति करता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका मैं फुल लूंगा जो क्लास बताऊंगा। अब देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में। अविकारी शब्द का मतलब अव्यय ही होता है। अव्यय वो चीज होते हैं जिनसे कोई भी शब्द को चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। इनमें है तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि राम है, जैसे राम को हम सीता बना सकते हैं, स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी सेंटेंस को मोड़ करके सर्वनाम में भी बना सकते हैं। संज्ञा का सेंटेंस को हम सर्वनाम सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, या फिर विशेषण के इसको क्रिया में चेंज कर सकते हैं, ये हो जाता है। लेकिन अविकारी में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, न इसमें स्त्रीलिंग का प्रभाव पड़ता है, न कर्ता का प्रभाव पड़ता है, न कर्म का प्रभाव पड़ता है, कुछ भी इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इनमें कर्ता कर्म क्रिया सबका प्रभाव पड़ जाता है। इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज किया जा सकता है, इसको मतलब कि कर्म से कर्म भी इसके चेंज किया जा सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। जैसे कहते हैं तक और भर लगाते नहीं हम हमेशा एडजेक्टिव या कंजक्शन भी नहीं कहते हैं इंग्लिश में। कंजक्शन हम में, पर, ये सब क्या कंजक्शन है। तो कंजक्शन को कभी भी उनको किसी रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर को बताओ क्या करोगे, अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या परी करोगे या मे को मी करोगे, क्या करोगे? नहीं होता ना। उनको वही जगह सही है, उतना ही उनका प्रयोग में लाया जाता है जितना कि वो उतने हैं, उनकी शकल बराबर है। जैसे मैं बता दूं, इनमें भी अनेक फोल्डर हैं, इनका बड़ा बड़ा मतलब कि इनका रूप है। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसका एक बहुत बड़ा, इसमें एक बहुत बड़ा मतलब कि एक चैप्टर है क्रिया विशेषण। जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत विस्तृत है। क्रिया विशेषण जो होता है इसमें कभी कभी एग्जाम्पल आपको देखे मिल जाएंगे। धीरे धीरे समय का कुछ अनुपात दिखाता है, रात भर, रात तक, ये क्या है? क्रिया विशेषण के उदाहरण आ जाते हैं। उदाहरण पूछा करते हैं कि ये किसका उदाहरण है, क्रिया विशेषण का है, ये संबोधन का है, ऐसे पूछा करते हैं। अब देखिए संबंध बोधक। संबंध बोधक ये भी एक अलग बनेगा। संबंध बोधक का मतलब होता है, उनके उदाहरण बता दूं, तक, भर, जब, ये क्या सब, ये सब अव्यय हैं, सब अव्यय हैं। ऐसा नहीं, अगर देखा जाए कि ये सब अव्यय हैं,
लेकिन उनके अंदर अंदर देखा जाए तो कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, ये क्या है, समक्ष बोधक अव्यय है, और संबोधन बोधक अव्यय है। तो ये सब अव्यय है, अव्यय का मतलब अभिकारी। तो संबंध बोधक में आपने देख लिया तक बार ऐसे एग्जांपल आते हैं। समुच्च बोधक में आपने देख लिया कि कौन कौन होते हैं, किंतु, परंतु, और बीच में हमेशा आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, जब बीच में आया करते हैं और लगाते हैं। और का मतलब दो शब्दों को बीच में जोड़ना, उनको एक अलग सा अर्थ प्रदान करना, ये और का कार्य होता है, हमेशा होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि हमने खाना तो खाया, अगर ये लेकिन हम वहां पर खाने से पहले भाग गए, तो मतलब लड्डू खाने से पहले भाग गए, लेकिन किंतु बीच में आया, देखो एक शब्द का एक अलग अर्थ दे दिया। ऐसे ही आते हैं संबोधन। संबोधन का मतलब होता है कि हम किसी को संबोधन करें, हे भगवान, सुमरें, हे भगवान, हे ईश्वर, अरे ओ कहाँ जा रहे हो, अरे, ये सब एक्सक्लामेटरी कहते हैं इसे। मतलब एक्सक्लामेटरी आपने इंग्लिश में कक्षा स्कूल या 10th में कभी भी 9th में पढ़ा होगा, एक्सक्लामेटरी हो रहा वाले शब्द इंग्लिश में, वो हिंदी ये रखी है, हे, अरे, ओ, ये सब क्या है, संबोधन वाला शब्द आ जाए ये फिर तो उसमें तुरंत आप टेक कर सकते हैं, संबोधन है इसमें, ठीक है। अब देखिए, तो हमने पढ़ लिया, इसको हम एक रूप से हम पढ़ाएंगे अलग अलग मतलब फोल्डर में। जैसे कि रचना है तो रूढ़, ये वाला तो नहीं, ये वाला हो गया, इतना ही ज्यादा इसमें विशेष नहीं है। और इसको उदाहरण देख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनकी क्लास जरूर अलग अलग लेंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द की लेंगे, अनेकार्थों के अलग अलग क्लास लेंगे। और फिर अब ये है कि देखिए, अब निरर्थक जो शब्द होता है, निरर्थक का मतलब हम आपको समझाते हैं। निरर्थक कौन होते हैं, निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता। जैसे खाना, खाना तो शब्द है, लेकिन वाना क्या है, खाना वाना, पीना वीना, गाना वाना, या फिर कहते हैं रोटी वोटी। तो रोटी तो शब्द है, लेकिन रोटी क्या है, जहां तक बोटी भी सही है, लेकिन ओटी क्या है, ओटी तो पता नहीं है, बस वही चीज है। तो खाना के साथ वाना लगना ये निरर्थक है, और गाना के साथ वाना लगना वो भी निरर्थक है, इसी प्रकार से निरर्थक है। तो अब देखिए, पूरी तरीके से हिंदी कंप्लीट होने वाली है, इसको पूरी तरीके से पहले समझना है। आगे जब वीडियो में पढ़ाता चलूंगा तो आप जरूर उसको देखेंगे, जरूर देखेंगे, वापसी आकर किसी वीडियो को, ये से बेस तैयार होगा। और जब इसको देख लेंगे तो आपको सब समझते चले जाएंगे कि किस क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं, हिंदी का कौन सा क्षेत्र चल रहा है। तो ये चीज को जानना जरूरी है। तो बने रहिए बराबर, इसी प्रकार से हम आपको एक बार एक क्लास देते चलेंगे, बराबर पढ़ाते चलेंगे, और बहुत जल्दी इसमें आपकी पकड़ बनवा देंगे, इसमें घबराइएगा मत। तो धन्यवाद, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।